हम देख रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बैकग्राउंड। ठीक है। हम ये चीज अच्छे से जानते हैं कि हमारा कनेक्शन यूरोप से एंशिएंट इंडिया से है। ठीक है। अलेक्जेंडर इन्वेट करता है, क्लियर है। उसके बाद में ट्रेड रिलेशन आते हैं, इंडो ग्रीक्स आते हैं। गुप्ता पीरियड के अंदर ट्रेड डिक्लाइन होता है क्योंकि रोम से हमारा ट्रेड है वो कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, कि रोमानिया और पर्शिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिससे ट्रेड प्रभावित होता है। ठीक है। अभी यूरोप में एक नई कहानी चल रही है कि वहां पे क्रूसेड चल रहे हैं। दो धर्मों का राइज हो चुका है वहां पे, इस्लाम का और क्रिश्चियनिटी का। ठीक है। पहले यहूदियों और क्रिश्चियन का संघर्ष चला। यहूदी तो पहले से थे, बाद में क्रिश्चियन आए ईसा मसीह के बाद। ठीक है। उन दोनों के बीच में स्ट्रगल चला। लेटर ऑन इस्लाम और ईसाइयों के बीच में स्ट्रगल चला जिसको अपन क्रूसेड कहते हैं। ठीक है। इसी क्रूसेड के चलते रोमन एम्पायर का डिक्लाइन तो ऑलरेडी हो चुका था। रोमन का एक पार्ट था जो कॉन्स्टेंटाइन पॉल, बाइजेंटियन जो एम्पायर है, वहां पर डेवलप हो रहा था। स्कॉलर्स थे, फर्टाइल माइंड्स थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इस क्रूसेड के चलते महमूद द सेकंड कॉन्स्टेंटाइन पॉल पे कब्जा कर लेता है। वहां कब्जा करता है तो वहां से जो स्कॉलर्स होते हैं वो भागते हैं और कहाँ जाते हैं? इटली। ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि यूरोप में जो रेनेसा होता है वो इटली से शुरू होता है। ठीक है ना। जबकि होना कहाँ से चाहिए था? रोम से। ठीक है। क्योंकि रोम से जो लोग गए उन्होंने तो इटली के अंदर अलग जगह रेनेसा की, तो वहां पर ट्रेड फ्लोरिश हुआ, नए नए आविष्कार हुए, साइंस लिटरेचर इन पर बातें हुई, तो इटली का एक डोमिनेंस बढ़ गया। मेन वाइल ऐसा तो है नहीं कि एक ही चीज का डोमिनेंस रहता है, धीरे धीरे नई ताकत उभरती है। दो नई ताकतें यूरोप में उभरती है जिनका नाम है स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है। अब यूरोप में कॉन्सेप्ट आ जाता है कॉलोनियलिज्म का। ठीक है, उपनिवेशवाद का। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि आप रॉ मटेरियल के लिए दूसरी टेरिटरीज पे कब्जा करो, उन्हें एक्सप्लॉइट करो। पहले तो रॉ मटेरियल के लिए एक्सप्लॉइट करो, देन उनको एज ए मार्केट इस्तेमाल करो। ठीक है। दोनों चीजें, यानी पहले तो बीमार करो फिर इलाज करो और दोनों में पैसे कमाओ। क्लियर है? होता है ना ऐसा कि जो कंपनी गुटके बेचती है वही हॉस्पिटल खोलती है? ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करो, वहां से रॉ मटेरियल रिसोर्सेज इस्तेमाल करो, अपनी कंट्री को फ्लोरिश करो उन रिसोर्सेज से। देन उन रॉ मटेरियल से आप पक्का माल बनाओगे, प्रोडक्ट बनाओगे और उन्हें खपाने के लिए भी उसी मार्केट का इस्तेमाल करोगे। क्लियर है? ये चीज पहले क्यों नहीं हुई? ये पहले इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस्लाम का कब्जा कॉन्स्टेंटाइन पल पे होने के बाद में लैंडमार्क ब्लॉक हो गया ट्रेड का। और यूरोपियंस को हिंदुस्तानी या आप कह सकते हो कि ईस्टर्न जो कंट्रीज है उनसे ट्रेड करने की लत लग चुकी थी। अब अचानक से सप्लाई कट होगी तो हाई तोबा मच जाएगी। तो सब डेस्परेट थे कि कोई नया रास्ता ढूंढा जाए जिससे अपन ईस्टर्न कंट्री में पहुंचे और उनसे ट्रेड करें, क्योंकि लैंड रूट अब सुटेबल रहा नहीं है। क्लियर है? इस नए रास्ते को ढूंढने का काम करता है वास्को डिगामा, जो कि एक पोर्तुगीज होता है। और वो केरल के पास में एक जगह है जमोरिन। ठीक है। वहां लैंड करता है सी रूट के थ्रू, और एक नई उम्मीद यूरोप में पैदा होती है ईस्टर्न ट्रेड के लिए। उसके बाद में जो कहानी है वो अपन देखेंगे। तो पहली चीज, आपने क्या लिखा लास्ट? यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स में डोमिनेंस किसका है? इटली का। मेन वाइल दो और ताकतें उभरती है, स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है। रीजन क्या होता है? क्रेविंग फॉर ट्रेड विथ ईस्ट। ईस्ट के साथ में ट्रेड करने के लिए मरे जा रहे हैं लोग। क्यों मरे जा रहे हैं? क्योंकि मुसलमानों ने जो लैंड रूट था उसको ब्लॉक कर दिया। अब इन्हें एक नया रास्ता चाहिए। ठीक है। तो यही दौर होता है जब नए नए समुद्री मार्गों की खोज होती है, नए नए सी रूट्स ढूंढे जाते हैं। ठीक है। लोग वॉयजेस पर निकलते हैं, समुद्री यात्राओं पर निकलते हैं, सेलिंग पे निकलते हैं। और बहुत दुर्गम काम है, बहुत मुश्किल काम है। उस समय तो चीजें ही नहीं हुआ करती थी, इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। पता चले कोई जहाज में बैठा हो, लौटेगा कि नहीं लौटेगा वो खुद भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी इन्होंने साहस किया। तो ये तो मानना पड़ेगा कि यूरोपीय साहसी तो है। आज भी देख लो आप, जितने भी एडवेंचरस चीजें हैं वो अधिकतर यूरोपियंस करते हैं। देखते हो आप टीवी चैनल्स के ऊपर, चाहे वो स्टंट्स को लेके है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ को लेके है, बेयर ग्रिल्स वगैरह, सुने होंगे इनका नाम। तो इनमें शुरू से ही ये चीज है। ठीक है। जोखिम उठाना, ये इनका नेचर है। और आपको पता हो तो हमारे यहाँ तो एक शब्द इस्तेमाल होता है, कलिवज्जे। क्या इस्तेमाल होता है? कलिवज्जे। व्हाट इज कलिवज्जे? कलिवज्जे एक टर्म है जिसका मतलब है अगर आपने समुद्र पार किया तो आपका मोक्ष नहीं होगा। ठीक है। क्लियर है? जहां क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने का आइडिया देकर यूरोपियंस को बाहर निकालने का मार्ग दिखाया, एक पैसेज दिया, वहीं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? कली वजह। कभी दिमाग में नहीं आया कि यार ऐसा क्यों कि हम लोग, हमारे ऊपर ही इन्वेजन हो रहा है, हमने किसी को इन्वेट क्यों नहीं किया? हम भी तो इतने ताकतवर थे। ठीक है। कुछ कुछ नहीं किया है। जैसे अफगानिस्तान ईरान तक चंद्रगुप्त चला जाता है। ठीक है। उसके बाद में आप देखते हो अलाउद्दीन खिलजी भी हिम्मत करता है लेकिन योजना धरी रह जाती है।
का जो काजी होता है उसको समझा देता है कि पहले ये तो जीत ले। इसके बाद में आप देखते हो मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी चाइना को जीतने चलता है, लेकिन उसकी बेचारी किस्मत खराब होती है हर जगह। ठीक है, तो वो तो जो भी पॉलिसी लाता है वो उल्टी पड़ती है। ट्राई तो किया था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी हम उतने साहसी नहीं रहे। जहां यूरोप ने एडवेंचर पे जोर दिया, जोखिम पे जोर दिया, हमारे धर्मशास्त्रों ने हमें अध्यात्म की ओर मोड़ दिया। ठीक है, हमारा इसमें कम इंटरेस्ट था कि बाहर की दुनिया कैसी है, हमारा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट था कि हम कौन है, हम कहां से आए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इस पे हमने ग्रंथ लिखे, वेद उपनिषद आरण्यक पुराण पता नहीं क्या क्या। ठीक है, अलग अलग व्याख्याएं दे दी, ड्यूअलिज्म नॉन ड्यूअलिज्म है। हुआ नहीं हुआ? बुद्ध आए, महावीर आए, कबीर आए, तुलसी आए, शंकराचार्य आए, कुमारिल भट्ट आए। तो आप सोच के देखो कि हमारा डायरेक्शन थोड़ा अलग है और यूरोप का डायरेक्शन थोड़ा अलग है। हमने जिधर सोचा, जिधर काम किया, उधर का पीक हमने टच किया। यूरोप ने क्या किया? साहसिक यात्राएं की, नए नए आविष्कार किए, कृत्रिम चीजें बनाई, आर्टिफिशियल। ठीक है, हम नेचर को पूछते थे और वो नेचर को राइवल मानते थे। उन्होंने नेचर के साथ कंपटीशन किया। ठीक है, हमने समुद्र को पूजा समुद्र देवता करके। क्लियर है? उन्होंने समुद्र से कहा कि ये हमारा दुश्मन है, इसको जीतना है। उन्होंने जहाज बनाई, समुद्रों में रास्ते ढूंढे। है या नहीं है? याद आता है, रामायण के अंदर जिक्र होता है कि राम जी लंका जाना चाहते हैं, समुद्र रास्ता नहीं देता है। ठीक है, फिर राम जी एक बाण निकालते हैं कि तेरे को पूरे को सुखा दूंगा मैं। समझ में आ रही? तो कहीं कहीं हमारी कहानियां बताती है कि हमारा जो फ्लो था सोचने का, विचारों का, वो किधर था। ठीक है, तो इन्हीं चीजों में जवाब छुपे पड़े कि हमने किसी को इन्वेट क्यों नहीं किया, क्यों हमारे ऊपर इन्वेट हुआ। इसके अलावा हमारी ज्योग्राफी भी इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, एक किसी शेख ने कहा कि मेरे जो पूर्वज थे वो ऊंटों पे चला करते थे, उन्होंने खूब मेहनत की और वो कार लाए। उसके बाद मैं आया, मैंने मेहनत की, मैं मर्सिडीज में घूमता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा बेटा या उसका पोता फिर से ऊंटों पे घूमेगा। बात समझ में आई? कहना क्या चाह रहा है कि स्कार्सिटी एक ड्राइव होती है जो आदमी को कुछ अचीव करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, अगर आप भूखे नंगे होगे तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आप मेहनत करोगे, जुगाड़ करोगे, दिमाग लगाओगे, यार मैं अपना पेट कैसे भरूं। ठीक है, और अगर आपके पास सारी चीजें हैं तो फिर आप सोचोगे कि ईश्वर क्या होता है, आत्मा क्या होती है, हम पैदा क्यों हुए, मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। ऐसे सवाल तो तभी दिमाग में आते हैं जब पेट खाली भरा हुआ होता है। पेट खाली होता है तो एक ही चीज दिमाग में आती है कि रोटी कहाँ से लाए। ठीक है, अरब लोग आगे बढ़े, उसके पीछे भी यही कारण था कि अरबों के पास में संसाधनों की कमी थी, इसलिए वो लोग, उन्होंने मिलिट्री कैंपेन किए, जगह जगह कब्जा किया। यही हालत कुछ कुछ यूरोपियंस की थी। ठीक है, खैर, तो इस इन चीजों के अंदर इस बात के सवाल है कि हम आगे क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि हमारे पास डेजर्ट भी है, हमारे पास रिवर्स भी है, हमारे पास ग्लेशियर्स भी है। ठीक है, तो एक मिनी वर्ल्ड है इंडिया, हमारे पास रेन फॉरेस्ट भी है। ठीक है, हमारे पास आइलैंड्स भी है, हमारे पास माउंटेन रेंज भी है, इतनी डाइवर्सिटी। ठीक है, तो हम बाहर क्यों जाएंगे, हमें जो चाहिए वो वहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो कुछ कुछ तो हमारी ज्योग्राफी ऐसी रही है कि उसने हमें बाहर निकलने नहीं दिया कि हम हमारी चीजों को ही ढंग से यूटिलाइज कर लें, वही बहुत है। ठीक है, आज जो जापान में कारें बन रही है, इनका लोहा कहाँ से जाता है? आज भी वही चल रहा है, पहले कच्चा माल लो, फिर कार बनाओ और फिर यही लाके बेचो। ठीक है, देश वैसे आजाद हो गया है, लेकिन परंपराएं अभी चल रही है। ठीक है, आज भी हमारे जो सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर हैं, सो कॉल्ड बिजनेस घराने हैं, आप देखो, उन्हें कंपेयर करो दूसरों से, आप एलन मस्क से कंपेयर करो रिलायंस को या अडानी को। क्या इनोवेशन किया इन लोगों ने, कौन सी नई चीज बनाई है? एक चाकू तक नहीं बनाया इन्होंने, एक नेल कटर इन्होंने नहीं बनाया। ठीक है, इनका फोकस इसी पे है कि कोई बना ले, हम इसको कॉपी कर लें, फिर उसको बेच दें और मुनाफा कमा लें। क्लियर है? अभी देखो, एलन मस्क वो कौन सा फोन लेके आ रहा है जिसमें टावर्स की जरूरत नहीं है, वो सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं। स्टार लिंक करके आया है, आई तो मच रखी है इंडिया में, है, गले में आ रखी है सबके कि आ गया तो क्या होगा। आया नहीं? तो हमारे लोगों ने स्टारलिंक क्यों नहीं लाई? फेसबुक, अमेजोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनमें से क्या इंडिया का है? ब्रांड रेड। ठीक है, इसके अलावा उद्यमिता, सबसे बड़ी चीज है एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप कितने उद्यमी हैं, कितनी रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है आपकी लीगेसी क्या है। हमें सिखाया गया वासुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारा घर है। ठीक है, तो अपने घर वालों के साथ बैर क्यों रखना? ठीक है, जबकि अमेरिका कहता है अमेरिका फर्स्ट।
है? वो तो नहीं कहते वसुदेव कुटुंबकम, है या नहीं? हम हमारे धर्म को लेकर बिल्कुल कट्टर नहीं है। पूजा करो तो करो, नहीं करो तो मत करो। जिस भगवान को मानना है उस भगवान को मानो। शायद जितनी स्पीसीज नहीं है उससे ज्यादा वैरायटी है देवताओं की, है? तो थोड़ा डिसिप्लिन की भी हमारे अंदर कमी है, अनुशासन की भी हमारे अंदर कमी है। देखो, हर चीज के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पक्ष है। वैरायटीज होनी चाहिए, लेकिन अगर वो वैरायटी आपको अनडिसिप्लिन बना देती है तो उसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है ना? आपको लिबर्टी भी चाहिए थॉट्स में, आइडियाज में, लेकिन उस लिबर्टी का कहीं ना कहीं तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, है नहीं? ये लिबर्टी क्रिश्चियंस के पास में नहीं है, इस्लाम के पास तो बिल्कुल नहीं है, उधर तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ये साबित करती है कि वही इधर क्यों आए, हम उधर क्यों नहीं गए। जाने को गए थे, चोल गए थे, हैं? लगभग एशिया में तो इन्वेड किया उन्होंने, ठीक है, लेकिन वो भी साउथ वाले थे, नॉर्थ वाले नहीं थे। ठीक है? हम कहेंगे भाई हमारे लिए बैरियर था हिमालय, हम कहाँ से जाते? ठीक है? हमारे चारों तरफ तो पानी है, तीनों तरफ पानी है, एक तरफ पहाड़ है, तो बैरियर तो उनके लिए भी था जो आए। उस समय पहाड़ हट गया था, है? वो पानी उनके लिए भी था जो लोग आए। तो ये मूर्खता की बात है। बात सीधी सीधी ये है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। ठीक है? यू बिकम वॉट यू थिंक, आप वो हो जाते हो जो आप सोचते हो। ठीक है? तो हमारे साथ में वही हुआ। शंकराचार्य आए, शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि केवल ब्रह्म ही सच है, बाकी सब मोहमाया है, कोई लेना नहीं है। तो हम क्यों स्टीम इंजन बनाएंगे, क्यों स्टारलिंक बनाएंगे, क्यों सैटेलाइट भेजेंगे? कि हमें तो पता है ये जगत तो मिथ्या है। ठीक है? तो मिथ्या चीजों पे क्या काम करना? काम करना ईश्वर पे करो, उसको सोचो, ये देखो तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे, पैदा होने से पहले कहाँ थे। ठीक है ना? देखो, इसके फायदे भी है, इसके नुकसान भी है। तो कहीं ना कहीं हमने इन चीजों के नुकसान भुगते हैं। और सो तो गाली निकालते हैं शंकराचार्य को, ये इस आदमी ने डुबो दिया। अगर ये नहीं कहता ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लोगों को ये कहता कि ये जगत ही सत्य है, ब्रह्म मिथ्या है। ब्रह्म को ना किसी ने देखा, ना कोई बात, जगत तो तुम्हें दिख रही है। तुम्हें पता चल रहा है कि लोग आ रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं, काट रहे हैं, तुम्हारे स्टेब्लिश्ड आइडियाज को, ऑर्ड्स को, ट्रेडिशंस को चेंज कर रहे हैं, तुम्हारी जमीन से तुमसे खेती करवा के टैक्स वसूल रहे हैं, हैं? तुम्हारी जमीन खेती भी तुम करो, टैक्स बोले रहे हैं। क्लियर है? तो अगर जगत सत्य है तो लोग चेतते, यही सत्य है। अगर मैं आपसे कह दूं कि आईएएस वाईएएस कुछ नहीं है, सब मोह माया है, फिर क्यों कोचिंग चलाएंगे भाई? क्यों तो आप तैयारी करने आओगे, क्यों मैं पढ़ाऊंगा? समझ रहे हो आप मेरी चीज को? तो हमारे आइडियाज ने भी कहीं ना कहीं हमें इन चीजों के लिए रोका। देखो, अच्छाई तब अच्छी लगती है जब सब जगह हो। ठीक है ना? मान लो एक कोई ग्रुप है, इसमें 5 लोग हैं, ये एक कहता है कि भैया ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, मैं तो सबके लिए अच्छा हूं, और इन्होंने पोलिंग कर ली, इसकी अच्छाई किस काम की है? ये अच्छाई तब काम की है जब ये भी अच्छा हो, ये भी अच्छा हो, ये भी अच्छा हो, ये भी अच्छा हो, सब अच्छे हैं। कि आप जो खा रहे हो आप खाओ, मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन अगर एक आदमी के दिमाग में भी ये आ गया कि यार ये क्यों खा रहा है, ठीक है, तो फिर अच्छाई वाला मामला अनबैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बुरे हो जाना है, लेकिन ये है कि स्ट्रेटेजिकली काम करना चाहिए। ठीक है? क्यों वासुदेव कुटुंबकम वाले देश को परमाणु बम बनाना पड़ा है? अगर पूरी दुनिया तुम्हारा घर है तो तुम्हें क्यों खतरा है अपने घर से? है ना? समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली आना तो हमें भी उधर ही पड़ा। ठीक है? कुछ लोग इसके लिए अशोक को भी जिम्मेदार बताते हैं कि क्या टेरिटरी थी उसकी, क्या पावर था उसके पास, और उसने हथियार छोड़ दिए। ठीक है? उसके हथियार छोड़ने की वजह से मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। इस डिक्लाइन की वजह से इंडो ग्रीक इन्वेजन हुआ। ठीक है? तो उसे हथियार नहीं छोड़ने चाहिए थे। लेकिन ये बात भी आधी अधूरी बात है। उसने वॉर नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी उसने अपनी आर्मी डिसमेंटल कर दी। सेना तो थी। ठीक है ना? तो अभी कुछ आइडिया आया तो क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है? वो एक मूवी थी ना, कौन सी मूवी थी, कॉमेडी मूवी थी, जिसमें 3-4 लोग होते हैं, तो जब भी कोई काम करवाने वाली बात होती है ना, पनिशमेंट वाली बात होती है, तो बाकी सारे पीछे हो जाते हैं और वो एक आगे रह जाता है। फिर वो कहता है कि मैं हमेशा आगे क्यों आ जाता हूँ, तुम वही हो, लोग पीछे हट गए। ठीक है ना? वो सारा सीन है। खैर, अब हम चलते हैं। एक चीज और लिखो इसमें, न्यू आइडियोलॉजी इन यूरोप, एक ये भी रीजन है। क्या न्यू आइडियोलॉजी? कैपिटलिज्म इन प्लेस ऑफ फ्यूडलिज्म।
समझ में आई बात? बताओ मुझे क्या समझ में आया। ठीक है ना? खेती के अंदर अब लोग कम इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि खेती से आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, पैसा नहीं बन रहा है। तो जो सामंतवाद था वो किस में चेंज हो गया? कैपिटलिज्म में। जो सामंत थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? पूंजीवादियों में। ठीक है। और पूंजीवाद का सीधा सीधा मतलब होता है मार्केट से। मार्केट। ठीक है, कैपिटलिज्म मार्केट ग्रो करेगा, क्योंकि वो मार्केट को फ्री हैंड दे देता है। ठीक है। और जब चीजें मार्केट डिसाइड करेगी तो जाहिर सी बात है यही सब होगा जो आगे हुआ। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बैक। ठीक है, 7th सेंचुरी में। बैक टू 7th सेंचुरी। डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। पहली घटना तो क्या होती है? डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, कि रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है। होता है। इस समय हमारे यहाँ गुप्तकाल चल रहा था। दूसरी घटना होती है राइज ऑफ इस्लाम। दूसरी क्या घटना होती है? राइज ऑफ इस्लाम। ठीक है। इमरजेंस ऑफ अरब्स इन इजिप्ट एंड पर्शिया। क्लियर है कि अरब लोग या इस्लामिक लोगों ने इजिप्ट पे कब्जा किया, पर्शिया पे कब्जा किया। ठीक है। और इन्होंने जो लैंड रूट था उस ट्रेड को रूट को कट ऑफ कर दिया। कट ऑफ द डायरेक्ट ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। चीजें जुड़ रही है, कनेक्ट हो रही है। एक और डेट डालो उसमें। 1453, 1453, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है, यही जिम्मेदार है तुम्हारे आधुनिक भारत के लिए। ऑटोमन टर्क्स कॉन्कर्ड कॉन्स्टेंटिपल। ऑटोमन टर्क्स कॉन्कर्ड कॉन्स्टेंटिपल। ठीक है। अब इस कॉन्स्टेंटिपल को अंडरलाइन करो, ये क्या बता है? इट वॉज अ रोमन कॉलोनी। ठीक है। जिसको बाइजेंटियम कहते थे। जब रोम का डिक्लाइन होता है, रोम टुकड़ों में बट जाता है, तो रोम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इधर होता है सारा। सारे स्कॉलर्स ये होते हैं। कौन सा एम्पायर होता है? बाइजेंटियम एम्पायर। ठीक है। इसी में आगे निकलो, 330 एडी। 330 एडी। एम्पर कॉन्स्टेंटाइन मेड इट न्यू कैपिटल। ये बात हो रही है रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद की। न्यू कैपिटल एंड रीनेम्ड इट न्यू रोम, नया रोम, या कॉन्स्टेंटाइनपल। कॉन्स्टेंटाइनपल। इस जगह के साथ अफगानिस्तान वाली हालत थी, गलत जगह पे था ये। ठीक है। इस कॉन्स्टेंटाइनपल, इस जगह को अंडरलाइन करो। इट्स ए स्ट्रेटेजिक लोकेशन एट द क्रॉस रोड ऑफ यूरोप एंड एशिया। इट्स ए स्ट्रेटेजिक लोकेशन एट द क्रॉस रोड्स ऑफ यूरोप एंड एशिया। समझ गए? यानी कि ट्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट था, डिफेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट था, डिप्लोमेसी के पर्पज से इंपॉर्टेंट था। जो इस जगह पे कब्जा रखेगा वो ईस्टर्न ट्रेड पे कब्जा रखेगा। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल थी, कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर। क्लियर है? अब एक तरफ लिखो बाइजेंटियम और दूसरी तरफ लिखो उस्मानी एम्पायर। दो एम्पायर्स है, एक तो बाइजेंटियम एम्पायर है, बीच में लाइन खींच दो, और उधर उस्मानी एम्पायर। नाम से पता चल रहा है बाइजेंटियम क्रिश्चियन है, ठीक है, और उस्मानी मुस्लिम है। बाइजेंटियम का जो रूलर है उसका नाम लिखो कॉन्स्टेंटाइन द सेकंड, सॉरी कॉन्स्टेंटाइन द 11th। कॉन्स्टेंटाइन, देखो जगह का नाम था कॉन्स्टेंटाइन पल, और एम्पायर का नाम क्या है? कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन द 11th। उधर रूलर का नाम है महमूद सेकंड, सुल्तान महमूद सेकंड। पता चल ही रहा है क्रूसेड चल रहा है, टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करने की दौड़ चल रही है कि कौन जीतेगा, ईसाइयत जीतेगी या इस्लाम जीतेगा। टाइम डालो 6 अप्रैल 1453। ठीक है। इसमें ये जो महमूद है ये जीत जाता है और उस ट्रेड रूट के ऊपर कब्जा कर लेता है कॉन्स्टेंटाइनपल वाले पे। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या? ठीक है। अच्छा, यहां से लोग भागते हैं और कहां पहुंचते हैं? इटली। ये हारेंगे तो यहां से भागेंगे। स्कॉलर्स मर्चेंट्स फ्ली टू इटली। ग्रीक स्कॉलर्स है, वो कहां भाग गए?
इटली। लेटर ऑन यही लोग इटली के अंदर रेनेसा लाते हैं, पुनर्जागरण लाते हैं, और उसी रेनेसा की वजह से इटली एक पावरफुल स्टेट के रूप में इमर्ज होती है यूरोप में। ठीक है, और फिर उसके धीरे धीरे राइवल्स, क्योंकि जो रेनेसा है वो ज्ञान एक जगह थोड़ी टिकेगा, तो आगे स्प्रेड होगा। तो दो और नई इसके राइवल्स यूरोप में पैदा हो जाते हैं, स्पेन और पोर्तुगीज। ठीक है, उसी राइवलरी का नतीजा है एक आदमी जहाज लेके चलता है और वो ढूंढ लेता है आखिरकार इंडिया का रास्ता। ठीक है, वास्को डी गामा। तो ये तो था बैकग्राउंड कि भारत के लोगों को क्यों तलब थी, यूरोप में ऐसी कौन सी चीज हुई जिसकी वजह से ये घटनाएं हुई, ये घटनाएं पहले क्यों नहीं हुई, इसी समय क्यों हुई, ये इन सब का जवाब है। ठीक है, क्योंकि ये घटनाक्रम वहां घट रहा है और किस्मत किसकी खराब हो रही है अब। ठीक है, इसे कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। तितली कहीं पंख फड़फड़ाती है और भूकंप कहीं आ जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बटरफ्लाई इफेक्ट। कहीं पे कोई छोटी सी घटना होती है, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट कहीं और होता है। ठीक है ना। अभी मॉडर्न इंडिया में यूरोपियंस, ये पोर्तुगीज के बाद में जब पोर्तुगीज यहाँ से वास्को डी गामा खूब सारा पैसा लेके जाता है यहाँ से, तो यूरोपियंस की आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाती है, अरे इतना पैसा, फिर तो लगातार। ठीक है, तो इनका सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले पोर्तुगीज आते हैं, कब, 17 मई 1498। 17 मई 1498 कौन आता है, वास्को डी गामा। उसके बाद में डच आते हैं 1595, 5 साल बाद में अंग्रेज आ जाते हैं 1600। उसके 16 साल बाद में डेनिस आ जाते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में आते हैं फ्रेंच 1664। क्लियर है, 1498 पोर्तुगीज, 1595 डच, 1600 ब्रिटिश, 1616 डेनिस, 1664 फ्रेंच। ये इनका सीक्वेंस है आने का। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, जाएंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, इवन हमारा देश आजाद हो जाएगा फिर भी गोवा पे कब्जा करके बैठे रहेंगे, लास्ट में एक मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब जाके ये लोग जाएंगे। ठीक है, टिकेंगे कौन, ब्रिटिश। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश ही टिके, टिकना तो पोर्तुगीज को चाहिए था, क्योंकि इटली के कंपेरिजन में देखा तो ब्रिटेन तो इतनी बड़ी ताकत थी नहीं। ताकत तो कौन है, स्पेन और पुर्तगाल है, उसके राइवल तो, और आए भी पहले ही है, रास्ता भी इन्होंने ढूंढा है। तो देखा जाए तो पूरा का पूरा जो इंक्लाइनेशन है वो किधर है, पोर्तुगीज की तरफ है। अब पहले बात करते हैं पोर्तुगीज की। पोर्तुगीज 17 मई 1498 वास्को डी गामा रीच्ड कालीकट। कालीकट एक जगह है केरल में, कलकत्ता नहीं है, ध्यान रखना है, कलकत्ता तो इधर है, कालीकट इधर है। ठीक है, कालीकट का जो रूलर था उसका टाइटल था जमोरिन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ये रीच्ड कालीकट थ्रू केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इधर से आएंगे पोर्तुगीज, ये जो अफ्रीका का सदर्न पॉइंट है इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, इसी रास्ते से आ रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप। इस रास्ते से कहां पहुंचता है, इंडिया पहुंचता है। ठीक है, अभी देखो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया फॉरेन ट्रेड कर नहीं रहा है, कर रहा है, लेकिन किसके साथ, अरबों के साथ में। तो पोर्तुगीज आएंगे तो किसको दिक्कत होगी, अरबों को दिक्कत होगी, मार्केट तो उनका खराब होगा ना, अरबों की वहां पहले से पेट थी। पोर्तुगीज ने पहले तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, पोर्तुगीज ने जमोरिन पे प्रेशर बनाया कि आप ना अरबों को यहाँ से निकालो, हम ट्रेड करेंगे, हम आपको ज्यादा पैसा देंगे, लेकिन क्योंकि वो स्टेब्लिश ट्रेडर्स थे, जमोरिन ने मना कर दिया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अगला पॉइंट लिखो 1503। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री इन कोचिन। होता क्या है, अब हमारे वाले आपस में तो लड़ते ही रहे, ये तो इतिहास है हमारा। ठीक है, इस जमोरिन की दुश्मनी थी, कालीकट की दुश्मनी थी कोचिन से। ठीक है, तो ये पोर्तुगीज पहले तो इसके पास आए, कहा कि यार तुम अरब को निकाल दो, हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम पैसा ज्यादा दे देंगे, लेकिन ट्रेड से इनके रिलेशन थे अरब से। फिर इनका नहीं नहीं, जो पहले से आ रहा है वो रहेगा। तो इसके दुश्मन के पास पहुंच गए कि तुम उसको खत्म करना चाहते हो ना, हम देंगे पैसा, हमें परमिशन दो ट्रेड करने की। बोले ठीक है, हमारे यहाँ लगा लो फैक्ट्री। ठीक है, तो पहली फैक्ट्री कहाँ लगती है, कोचिन में, 1503। ठीक है, पूरा इतिहास यही इतिहास है, इसलिए कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हर बार यही होता है। ठीक है,
दूसरी 1505 में कन्नूर फैक्ट्री कैसे लगी, समझ में आ गया? इसके बाद में एक और पोर्तुगीज इंडिया आता है, उसका नाम लिखो, पेड्रो अल्वारेज केब्राल। पेड्रो अल्वारेज केब्राल कब आता है? 1500 में। ठीक है, फिर 1502 में वास्को डी गामा वापस आता है। कुल मिला के पोर्तुगीज का मामला ठीक ठाक बैठ गया है। ठीक है ना? अभी अंग्रेजों को तो हवा भी नहीं है, अंग्रेजों से 100 साल पहले आ गए। ठीक है, 100 साल बाद में चेतेंगे वो। आप सोच के देख लो कितना गेप है। ठीक है भाई। अब फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर या वाइसरॉय, उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये रहा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब तक ठीक ठाक काम चल रहा है, तो पोर्तुगीज गवर्नमेंट ने वहां पे एक गवर्नर बिठा दिया, वाइसरॉय बिठा दिया। कब से कब तक? 1505 टू 1509। ठीक है, ये भाई साहब बहुत ही उग्र स्वभाव के थे। ठीक है, रिस्क लेने में माहिर। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इंडिया में पुर्तगाली तब तक मस्त रहेंगे जब तक समुद्र पे उसका कब्जा रहेगा। ठीक है, मुगलों की सबसे बड़ी कमजोरी समुद्र थी। दूसरी बात, मुगलों के जो डेक्कन था वो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था मुगलों के, दिल्ली से बहुत दूर पड़ जाता है। तो आप समझ रहे हो ना कहाँ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है मुगल, वो कहाँ बैठते हैं? दिल्ली में। उनका साउथ में डायरेक्ट कंट्रोल है नहीं। दूसरी बात, मुगलों को अगर लैंड रूट के थ्रू आप हराना चाहोगे, इम्पॉसिबल है। ठीक है, उनकी समस्या क्या है? नेवी, क्योंकि मुगलों को नेवी की जरूरत ही नहीं है। इन्वेजन हो रहे हैं सारे नॉर्थ वेस्ट से हो रहे हैं, वहां कहाँ आप जहाज चलाओगे? रेगिस्तान में, पहाड़ों में। ठीक है, तो मुगलों को कभी इसकी आवश्यकता फील हुई नहीं। जहाज थे मुगलों के पास, बाकायदा हरम की जो औरतें थी वो ट्रेड करती थी जहाजों के थ्रू, उनके अपने जहाज थे मुगलों के, लेकिन वो ट्रेडिंग के पर्पज से थे, मिलिट्री के पर्पज से नहीं थे। और ये लोग तो, यूरोप वाला तो कोस्टल एरिया है, पूरा डिपेंड है नेवी के ऊपर। ठीक है, तो अल्मेडा क्या बोलता है कि जब तक आप समुद्र के अंदर कब्जा रखोगे तब तक हिंदुस्तान से आपको कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, इसी को वो बोलता है ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि नेवल डोमिनेंस इन इंडियन ओशियन फॉर ट्रेड। कुल मिला के लुटेरे थे। अगर इधर से कोई जहाज जाएगा तो हमें टैक्स देके जाएगा, वरना हम लूट लेंगे। जिसकी हिम्मत हो आगे लड़ ले हमसे। हिम्मत वाले मुगल थे, मुगलों के पास नेवी नहीं थी, तो टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, अच्छा, मुगलों को इनसे ज्यादा लेना देना था नहीं। ठीक है, इनको लेना देना किससे था? मुस्लिम ट्रेडर्स से। इनके राइवल्स कौन है? मुस्लिम ट्रेडर्स। अब मुसलमानों ने कहा कि यार ये तो दिक्कत हो गई, हमने तो क्रूसेड लड़े। ठीक है, क्रूसेड के चक्कर में मेन तो इकोनॉमी थी सब कुछ, अब ये लोग ईस्ट में भी आके हमें परेशान कर रहे हैं। तो इस्लाम के नाम पे भाई भाई एक हो गए। ठीक है, तो अब मुसलमानों के और पोर्तुगीज के बीच में एक लड़ाई होती है। ठीक है, तो मुस्लिम ट्रेडर्स थे, उन्होंने अपनी यूनियन बना ली। ठीक है, तो निकला तो लिख लो, राइवल्स कौन है? मुस्लिम ट्रेडर्स। अब एक तरफ लिखो अल्मेडा, फिर बीच में लाइन खींच दो, कौन कौन है? इजिप्ट, वहां भी मुसलमान है। अरब, सॉरी टर्किश, इजिप्ट, टर्किश एंड गुजरात। रूलर तो मुसलमानों का ही है। किसके खिलाफ हो जाते हैं? अल्मेडा के खिलाफ। ठीक है, 1508, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ चौल। चौल, हाँ। ठीक है, इसमें अल्मेडा हारता है, और हारना ही है। लेकिन ठीक एक साल बाद में, अच्छा इसमें इसके बेटा भी मारा जाता है इसका, अल्मेडा का। ये कोई इंपॉर्टेंट फिगर नहीं है, कोई नहीं पूछता बेटा मरा कौन मरा। कुल मिला के अल्मेडा इस लड़ाई में हारता है। ठीक है, तो पुर्तगालियों को सबसे पहले किससे मुकाबला करना पड़ रहा है? मुसलमान व्यापारियों से। ठीक है, और यहाँ के स्थानीय शासकों से। जमोरिन से भी पंगा है, तभी तो कोचिन मिलता है। ठीक है, गुजरात वाले रूलर से पंगा ले रखा है। ठीक है, तो आप हिम्मत देखो इनकी, इतना सा देश समुद्र पार करके आ रहा है, क्या तो लेके आ सकेगा। ठीक है, और इनकी स्थिति करके रखेगी इन्होंने। ठीक है, ठीक एक साल बाद, यानी कि 1509 में दोबारा लड़ाई होती है, और इसको बोलते हैं बैटल ऑफ दीव। दमन दीव का नाम सुना है? बैटल ऑफ दीव, इसमें अल्मेडा जीत जाता है। क्लियर है?
ये पुर्तगालियों को कॉन्फिडेंस दे देता है कि कोई औकात नहीं है इनकी। ठीक है। अगला गवर्नर जनरल, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये लिखा ऊपर, अल्फांसो द अल्बुकर्क। 1509 to 1515. He is called the real founder of Portuguese power in India. ठीक है। इसने अपना सेंटर बनाया कोचिन को, मेडिल सेंटर कोचिन। अब आप याद करो, विजयनगर एम्पायर, कुछ डील हुई थी कृष्णदेवराय और पोर्तुगीज के बीच में, क्या? वही चीज यहाँ पे। ठीक है। तो एक तरफ लिखो अल्बुकर्क, दूसरी तरफ बीजापुर, बीच में एक लाइन खींच दो। टाइम है 1510। बीजापुर का रूलर कौन है? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। ठीक है। कौन जीतेगा? अल्बुकर्क। ठीक है। टुक गोवा फ्रॉम बीजापुर। सपोर्ट किसका है? कृष्णदेवराय का। आपस की राइवलरी से अपनी जगह बना रहे हैं, कुल मिला के कहानी है। तो 1510 में गोवा ले लिया, कोचिन इनके पास पहले ही है, दीव जीत चुके हैं। ठीक है। 1511 कॉन्कर्ड मलक्का। ठीक, मलक्का है साउथ ईस्ट एशिया, ट्रेड के पर्पज से। ठीक है, कॉन्कर्ड मलक्का, MALACCA, मलक्का। ठीक है, ब्रेक में लिखना चाहो तो लिख लो, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है। इन 1515 ऑर्मुज, ऑर्मुज ORMUZ, ये कहाँ है? गल्फ ऑफ पर्शिया। कुल मिला के मुसलमानों के ट्रेड को ब्लॉक करने की योजना, कि जहां जहां से ये आ रहे हैं वो टिपिकल स्ट्रेटेजिक प्लेस जीत लो, इनको ट्रेड नहीं करने देना है, ताकि हमारा ट्रेड फ्लोरिश होगा। क्लियर है? तो दोनों तरह दिमाग लगा रहे हैं, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन जीत रहे हैं और यहाँ की जो फूट है उसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अब पोर्तुगीज के साथ में एक समस्या थी कि यार हम लोग कम है। ठीक है। इसका क्या करें? बोले हिंदुस्तानी औरतों से शादियां करो, बच्चे पैदा करो। ठीक है, अपनी औलादे पैदा करो, ताकि कल को हम बहुसंख्यक रहे। ही इंस्पायर्ड पोर्तुगीज टू मैरी इंडियन वीमेन। जैसे अल्बुकर्क। ठीक है। और इसने अपना सेंटर गोवा को बनाया, एक सेंटर तो गोवा का, दूसरा कोचिन। क्लियर है? और इसने इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर शुरू कर दिया, स्टार्टेड इंटरफेरेंस इनटू इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। क्लियर है? लिंक हो रही नहीं हो रही कहानी? अब इसके बाद में छोटे मोटे कुछ गवर्नर जनरल आते हैं, उनको अपन देखेंगे नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट है नीनो द कुन्हा। नीनो द कुन्हा 1529 से लेके 1538। क्लियर है? इसने अपना सारा फोकस गोवा पे लगा दिया, यानी कि मेड हिज मेन सेंटर गोवा। टाइम देखो, इस टाइम में क्या चल रहा था इंडिया में 1529 के आसपास। बैटल ऑफ पानीपत कब हो रही है? हाँ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हो रही है? बहुत बढ़िया। ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत हो आके बाबर मर जाता है, हुमायूं। ठीक है। हुमायूं को राखी बेचती है कर्मावती, याद आया क्यों बेचती है? हाँ, क्योंकि गुजरात का बहादुर शाह उस पर अटैक कर देता है। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्लियर है? और गुजरात का शासक था वो बहादुर शाह। गुजरात में कौन बैठे हैं? पोर्तुगीज। पोर्तुगीज ने बहादुर शाह से कहा कि हम हेल्प करेंगे हुमायूं के अगेंस्ट तुम्हारी। ठीक है। और बहादुर शाह के साथ में मर्ज हो गए। क्लियर है? बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद ली, मदद लेने के बाद वो मुकर गया कि हम इन रिटर्न कुछ नहीं देंगे आपको। पुर्तगालियों ने कहा कोई बात नहीं, मिल तो सकते हो। जहाज पे मिलने बुलाया, मार दिया। देखा था ना आपने कि बहादुर शाह की हत्या कैसे हुई थी?
पोर्तुगीज ने मारा था उसको। क्यों मारा था आप समझ में आ गया? ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, कॉन्फ्लिक्ट विथ हुमायूं एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात। ये पॉलिटिकल सिनेरियो है कि क्या चल रहा है, हुमायूं में और बहादुर शाह में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बहादुर शाह को ऑनलाइन करके लिखो, हेल्ड बाय पोर्तुगीज। और इस कॉन्फ्लिक्ट में किसने इंटरफेरेंस किया? पोर्तुगीज ने। लेटर ऑन असैसिनेटेड बाय पोर्तुगीज इन 1537। ठीक है, ओके। इसके अलावा इसने दीव और बसीन इनको कैप्चर कर लिया। किससे? बहादुर शाह से। BASSEIN, बसीन, फ्रॉम बहादुर शाह। क्लियर है? धीरे धीरे देखो कैसे एम्पायर बढ़ रहा है इनका। इसके अलावा नई लाइन में लिखो, ऑल्सो स्टेब्लिश्ड सेटलमेंट्स। अब ऐसे सेटलमेंट में से दो एरो निकाल दो, एक वेस्ट की तरफ, एक ईस्ट की तरफ। ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ सेटलमेंट कर रहा है। वेस्ट की तरफ देखे तो सालसेट, SALSETTE, सालसेट। दमन, बॉम्बे, बॉम्बे, मुंबई, बंबई। ठीक है, यही लोग डेवलप करते हैं उसको। क्लियर है? तो देखो, सूरत के अंदर ये बैठे, दमन दीव के अंदर ये बैठे, कोचीन में ये बैठे। अब वेस्ट में किधर आ गए? सालसेट आ गए। ठीक है, और उसके अलावा बॉम्बे। अब ईस्ट में बात करें तो ईस्ट में मद्रास के पास में जगह है सेंट टोमे, ये इधर लिखा हुआ, सेंट टोमे। और एक नदी है हुगली, कहां पर है? बंगाल, हुगली के पास। सेंट टोमे कहां है? मद्रास के पास। तो जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सब जगह या तो ये उसको किराए ले लेते हैं, या उसको जीत लेते हैं, या कुछ खाली पड़ा है जिन पर मुगलों की नजर नहीं है, वो अपना सेंटर बना लेते हैं। ठीक है, सेटलमेंट स्टेब्लिश कर लेते हैं। क्लियर है? अगला नाम लिखो, एस्तादो द इंडिया, ESTADO, एस्तादो द इंडिया, DA, द इंडिया। ये पोर्तुगीज फ्रेज है। ठीक है, एस्तादो इंडिया का मतलब ये होता है पुर्तगाल का इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया। क्लियर है? और एस्तादो इंडिया में कौन कौन कवर हो रहा है? गोवा, दमन, दीव, दादर एंड नागर हवेली। अभी थोड़े दिनों पहले ही जाके आया था, मैंने कहा फोर्ट देख के आया था पोर्तुगीज का, दीव में। कभी जाओ तो देखना, अच्छी जगह है दीव, छोटी सी जगह है। यहाँ तो कोई समस्या? ठीक है, टाइम पीरियड लिखना चाहो तो 1505 टू 1916, 1505 टू 1961। 1505 में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है, और जाते कब है? यहाँ तो कोई समस्या? तो ऐसा तो इंडिया समझ में आ गया क्या है? एक पोर्तुगीज फ्रेज है, जैसे ब्रिटिश इंडिया नहीं है, ब्रिटिश लोगों के अंडर वाला इंडिया, वैसे पोर्तुगीज लोगों के अंडर वाला इंडिया, एस्तादो इंडिया। ठीक है, अच्छा हम कहाँ चल रहे थे? इनके सेटलमेंट्स की तरफ चल रहे थे। इन्होंने कुछ कुछ सेटलमेंट्स स्टेब्लिश कर लिए। अभी एक नया ईयर लिखो, 1536। ठीक है, मोहम्मद शाह परमिटेड टू स्टेब्लिश फैक्ट्री, परमिटेड फॉर स्टेब्लिशिंग फैक्ट्री इन चटगांव एंड सतगांव। चटगांव एंड सतगांव बंगाल के पास, बांग्लादेश के पास में। ठीक है, मोहम्मद शाह कौन है? बंगाल का रूलर है, महमूद शाह। मोहम्मद शाह, महमूद शाह एक ही बात है। कहाँ का रूलर है? इससे क्या ले लिया? आप देख रहे हो पूरे कोस्ट को कवर कर रहे हैं ये। ठीक है ना? ओके, अलग से लिख लो, दे यूज टू ट्रेड इन टाफ्टा, TAFTA, एंड चिन्ट्स, CHINTZ। क्या होता है चिन्ट्स एंड टाफ्टा? काइंड ऑफ क्लोथ। अरे छींट नहीं सुनते क्या? कपड़े के अंदर ये नहीं सुना, छींट वाला कपड़ा? बहुत कॉमन है भाई। इस छींट का नाम नहीं आता था इनको, इस छींट को क्या कर दिया उन्होंने? चिंट्स। ठीक है, एक्चुअली क्या कि इन लोगों के पास में बदले में देने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने मसाले का ट्रेड करना शुरू किया। पहले तो गोल्ड देना होता था, कपड़ों का ट्रेड शुरू किया, फिर यहाँ सेटलमेंट करने लग गए। अब इनकी जरूरत ये होगी क्योंकि हमारे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं इनको, इंडिया क्या लेगा इनसे?
तो ये यहीं से रेवेन्यू पैसा कमा के और उसी पैसे से सामान खरीदना, तो इनके लिए मजबूरी होगी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अगर ट्रेड को कंटिन्यू रखना है तो। भाई ट्रेड दोनों तरफ से होता है ना, क्या दोगे आप इंडिया को? ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया, ये दूसरा रास्ता अपनाया कि आपके पैसे से आपसे ही सामान खरीद रहे हैं। खैर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके अलावा ये जो चेन्स वगैरह के नॉर्थ वेस्ट से इसका ट्रेड करते थे, यानी कि गुजरात वाले पोर्ट से। इसके अलावा हम थोड़ा सा देख लेते हैं अकबर और पोर्तुगीज के बारे में। अकबर एंड पोर्तुगीज, ठीक है। अकबर सबसे पहले पोर्तुगीज से मिलता है 1572 में, फर्स्ट मीटिंग 1572, ठीक है। उसके बाद में 1578, अभी देखो इनको मुगलों से ज्यादा लेना देना नहीं है, ये तो वो सदर्न और कोस्टल जो एरियाज है उधर डील कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उधर कौन बैठा है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, वो इनको भाव देंगे क्या? कतई नहीं देंगे, बहुत पावरफुल लोग हैं, तो इनसे ज्यादा माथापड़ी नहीं कर रही है। माथापड़ी कहाँ कर रहे हैं? कोस्टल एरियाज पे, ठीक है। तो सबसे पहले अकबर से पोर्तुगीज कब मिलते हैं? 1572। देन 1578 एंटोनियो कैब्रेल्स, CABRALES, एंटोनियो कैब्रेल्स विजिटेड मुगल कोर्ट। ये जो है ना, ये सारे के सारे क्या है, मिशनरीज है, ठीक है। तो अकबर ट्रेड में तो क्या ही मुंह लगाएगा इनको। अकबर ने एक इबादत खाना खोल रखा था, सब लोगों को बुलाता, तो वो क्यूरियस था क्रिश्चियनिटी के बारे में, और उस समय यही थे मिशनरीज, ठीक है। तो अकबर ने मिशनरीज को, उसके बाद वो ज्यादा क्यूरियस हुआ इन दोनों से मिलने के बाद, ठीक है। तो उसने कहा कि यार ईसाइयत को ढंग से समझते हैं, तो कुछ मिशनरीज को उसने इनवाइट किया। तो अकबर इनवाइटेड मिशनरीज फॉर रिलीजियस क्यूरियोसिटी इन 1579, ठीक है। पुर्तगाली को और क्या चाहिए था? अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें, ठीक है। पुर्तगाली अभी छोटे छोटे लोगों से माथाफोड़ी कर रहे हैं, बुलावा आ गया हिंदुस्तान के सम्राट अकबर का, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है इनके लिए? इन्होंने कहा कि अगर अकबर को सेट कर लिया तो हिंदुस्तान पूरा ही सेट है, फिर इन बहादुर शाह से कहाँ लड़ने की जरूरत है, ठीक है ना। तो उन्होंने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा। लेकिन मजे की बात यह कि अकबर इनका बाप था, वो इनसे इन्फ्लुएंस हुआ नहीं। यहाँ से बाकायदा सबसे बढ़िया जो विद्वान थे ना क्रिश्चियनिटी के फादर, उनको भेजा गया कि तुम जाओ और अकबर को इंप्रेस करो और कन्वर्ट कर दो साले को, ईसाई बना दो उसको। अरे भैया, वो खुद कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं, तुम क्या कन्वर्ट करोगे उनको, ठीक है। तो जब 1579 में इन्वाइट किया, तो 28 फेब 1580 को दो लोग आते हैं, रोडाल्फो एक्वाविवा। रोडाल्फो एक्वाविवा एंड एंटोनियो मॉन्सरेट, ठीक है ना। अकबर इन्वाइट करता है तो ये दोनों विद्वान है, इनको भेजते हैं पुर्तगाली की, तुम जाओ और कन्वर्ट कर लेना। एक बार वो ईसाई बन गया, फिर वो वैसा ही करेगा जैसा अपन चाहेंगे, ठीक है। ये दोनों गए, लेकिन अकबर को मजा नहीं आया। अकबर ने कहा किसी और को भेजो, है ना, ये 12वीं पास थे, अब ग्रेजुएट को भेजो। तो सेकंड मिशन आता है 1590 में, अकबर इनसे भी सेटिस्फाई नहीं होता है। थर्ड मिशन आता है 1595 में, क्लियर है? ये मिशन क्यों आ रहे हैं? बुलावा रहा है। अब आपको क्या लगता है कि अकबर को इतनी क्यूरियोसिटी हो सकती है इनमें? हिंदुस्तान का बादशाह है वो, तो बाबा जी नहीं है कि उसके पास इतना टाइम है, ठीक है। होता क्या है कि मेन वाइल अकबर का अपना बेटा जहांगीर विद्रोह करता है, क्लियर है? याद आया? अब कोस्टल पावर है पोर्तुगीज, ये जहांगीर को भी पता है और ये अकबर को भी पता है। अकबर चाहता है कि मैं इन्हें अपनी साइड में मिला लूं ताकि जहांगीर की मदद ना हो पाए, और जहांगीर चाहता है कि मैं अपनी साइड में मिला लूं ताकि पापा के खिलाफ अच्छा रिवोल्ट करे। ये कहानी ये है, इसलिए अकबर बुला रहा है। पुर्तगालियों को बहुत ढंग से पता था, ठीक है। उन्होंने देखा कि अगर मान लो अकबर की तरफ मिल गए तो अकबर के दोनों बेटे तो सड़ चुके, ले दे के सुल्तान तो वो बादशाह तो इसी को बनना है, इसकी नजर में बुरे नहीं बनना है, कल को ये राजा बनने वाला है, इसका क्या मर जाएगा 2-4 साल में। और अभी इससे पंगा नहीं ले सकते क्योंकि अभी ये राजा है। तो पुर्तगाल इधर कुआ उधर खाई, वही अनारकली वाली प्रॉब्लम कि अकबर और उससे कैसे अनारकली बना दिया इनको, ठीक है। इन्होंने स्मार्टली किसी की भी हेल्प नहीं की। हाँ, जहांगीर को थोड़ा सा मदद किया, ठीक है, क्योंकि इन्हें पता था कि आने वाले टाइम में जहांगीर ही है सब कुछ। समझ आई बात? तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, वरना
बात समझने की है कि वास्तव में धर्म वर्म की तो बातें चल रही है, असली खेल कुछ और है। और वो क्या है? जहांगीर की विद्रोह। ठीक है। उस विद्रोह के अंदर बाप बेटों के बीच में खाई पड़ चुकी है। बाप चाहता है कि पुर्तगालियों की मदद मैं ले लूं, बेटा चाहता है कि मैं ले लूं। पुर्तगाली इनसे भी ज्यादा स्मार्ट निकलते हैं। अच्छा, ये जो तीन डेलीगेशन आते हैं, इन तीनों लोगों से एक सिंगल आदमी को कन्वर्ट नहीं कर पाते ये क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, तो आप समझते हो कि इनकी क्या वैल्यू रही होगी। लेकिन क्योंकि ये कोस्टल पावर्स थे, इस बात को अकबर भी जानता था और जहांगीर भी जानता है। यहाँ तो कोई समस्या? ठीक है। फाइनली जब जहांगीर विद्रोह कर देता है, ठीक है, तो अकबर अपने दिल की बात पुर्तगालियों से कह देता है कि बेटे ने कर दिया विद्रोह, तुम्हारी मदद चाहिए, सेना भेजो। पुर्तगालियों ने कहा बाबू जी हम व्यापारी, हमारे पास कहाँ सेना है? ठीक है, हमारे पास कोई सेना नहीं है। स्मार्टली हाथ जोड़ के और बच जाते। तो इनडायरेक्टली किसकी मदद कर दी? जहांगीर की मदद कर दी। बस इतनी मदद करते हैं जहांगीर की। अकबर की मदद नहीं करना भी जहांगीर की मदद करना है। ठीक है ना? तो जहांगीर पे उसका एहसान है कि नहीं है? है। तो जहांगीर इनसे मिलने जुलने लगता है। प्रॉब्लम किसको होगी? इनके राइवल्स को। पोर्तुगीज के राइवल्स कौन है? मुस्लिम। मुस्लिम फिर जहांगीर को भाव देना बंद कर देते हैं। मौलवी कहते हैं इस्लाम की गद्दार हो तुम, है नुकसान कर रहे हो इस्लाम का। जहांगीर भी देखता है यार इनका क्या है, पता नहीं कौन लोग है, कहाँ से आए हैं, अजीब सी भाषा बोलते हैं, गोरे गोरे से अजीब से है। वो इनको मुंह लगाना बंद कर देता है। ठीक है। लेकिन लेटर ऑन जहांगीर को भी रियलाइज होता है कि ऐसे बिल्कुल तो कट ऑफ नहीं किया जा सकता, इनको थोड़ा बहुत एंटरटेन तो करना पड़ता है। ठीक है। फिर आगे देखो। फाइनली इन 1601 अकबर सेंट a delegation seeking military help. ठीक है। पोर्तुगीज डिनाइड पोलाइटली। बात समझ में आ गई? अब अकबर मर जाता है और जहांगीर बादशाह बन जाता है। ठीक है। बात समझ में आई? जहांगीर नया नया बादशाह बनता है। नए नए आदमी को क्या सावण के गधे को हराया नजर आता है। लेकिन जहांगीर मूर्ख भी नहीं था। उसे पता था कि पुर्तगालियों ने तुर्कों की स्थिति कर रखी है ट्रेड में। क्लियर है? वो सारा सिनेरियो देख रहा है, कोचिन से गुजरात वाला, सालसेट वाला, चटगांव वाला, कि हर जगह पुर्तगीज तुर्कों को क्या कर रहे हैं? मात दे रहे। तो अगर ये पावरफुल हो गए तो ये खतरा किसको है? ठीक है। तो इनका राइवल पैदा करो। ठीक है। और लकीली ब्रिटेन जाग जाता है। उन्हें पता चलता है कि पिछले 100 साल से कमाई कर रहे हैं वहां पे, हम यहीं बैठे। तो वहां पे भी जो एलिजाबेथ है फर्स्ट, वो एक चार्टर देती है एक कंपनी को कि तुम जाओ और ईस्ट इंडिया में ट्रेड करो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है। ठीक है। तो एक आदमी होता है जिसका नाम होता है हॉकिंस। नाम सुना है? ठीक है। कैप्टन हॉकिंस आता है जहांगीर के दरबार में और कहता है कि साहब हमें भी ट्रेड करना है, हम भी उधर से आए जिधर से पोर्तुगीज आए। ठीक बात है, लेकिन व्यापार व्यापार करके क्या करोगे? समझदार आदमी हो, तुम्हें तो टर्किश भी आती है। तुम एक काम करो, मेरे मनसबदार बन जाओ। और उसको 400 का मनसब दे देते हैं। लिखा हुआ है देखो। जहांगीर वेलकम्ड ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस एंड ऑफर्ड हिम मनसब ऑफ 400। यहाँ तो कोई समस्या? अब अगर अकबर ब्रिटिश को एंटरटेन करेगा तो मिर्च किसको लगेगी? पोर्तुगीज को। पोर्तुगीज ने उसे उनके अगेंस्ट एक्शन समझा इसको। क्लियर है? जहांगीर पुर्तगाल को भी नाराज नहीं करना चाहता। क्लियर है? तो वो अपने एक दोस्त को भेजता है जिसका नाम होता है मुकर्रब खां। जहांगीर को ऑनलाइन करो। पहले तो इसको ये लिख लो, पोर्तुगीज कंसिडर्ड इट एन एक्शन अगेंस्ट देम, एन एक्शन अगेंस्ट देमसेल्व्स। किस बात को? कैप्टन हॉकिंस को एंटरटेन करना। तो जहांगीर को पता चला कि यार ये नाराज हो गए पुर्तगाली, नाराज भी नहीं करना। ठीक है। और उनका राइवल भी पैदा करना। दोनों चीजें जहांगीर को करनी है। तो अपना एक दोस्त है उसको भेजता है किसके पास? पुर्तगालियों के पास। उस दोस्त का नाम है मुकर्रब खान। किसका दोस्त? कहाँ जा रहा है? क्यों जा रहा है? उन्हें मनाने के लिए। कह रहे यार कोई ट्रेड की परमिशन थोड़ी दी है, मनसब दे दिया, तुम्हारे मामले में आड़ा नहीं आएगा वो। पुर्तगालियों का ना, ये यहाँ नहीं रहना चाहिए। ठीक है। अल्टीमेटली हॉकिंस को दरबार छोड़ के जाना पड़ता है। और ये पुर्तगाली अंग्रेजों पे पहली विजय है। कायदे से देखा, लड़ाई नहीं हो रही है कुछ भी, लेकिन डिप्लोमेसी से पहली जीत है कि अंग्रेजों का कोई आदमी व्यापार की परमिशन लेने के लिए आया, जहांगीर ने उसको मनसब भी दिया, लेकिन पुर्तगालियों ने डिप्लोमेसी से उसको टिकने नहीं दिया। ठीक है। तो यहाँ पे हॉकिंस को दरबार छोड़ के जाना पड़ता है। क्लियर है? अब बताओ इससे ब्रिटिश अनॉइड होंगे नहीं होंगे पुर्तगालियों से? बिल्कुल होंगे। अब इधर लिखो ब्रिटिश, सपना तोड़ दिया ब्रिटिश का। इधर पोर्तुगीज। समय है 1612। क्लियर है? अरे राजनीति समझ में आ रही है पूरी?
1600 ब्रिटिश अटैक कर देते हैं पोर्तुगीज पे, ठीक है, समुद्र में उनके जहाज पे अटैक कर देते हैं। जहांगीर हाथ में पहला लिए हुए दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या होता है, और सर्टेनली हार जाते हैं। क्लियर है? यहाँ तो कोई समस्या? ब्रिटिश के शिप का नाम लिखो, ड्रैगन। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यहाँ तो कोई दिक्कत? देखो, एक तो ये थे कि पुर्तगालियों ने जहांगीर को चिढ़ा दिया था। वो तो मुकरब खां गया था ना बात करने के लिए, उस मुकरब खां को पुर्तगाल का गवर्नर मिला नहीं। हुआ यू, शो मी आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, वो बेचारा लाना भूल गया, असली बात है। तो उसको बाहर वेट करवाया। तो जहांगीर के दोस्त को वेट करवाने का मतलब समझ सकते हो? तो जहांगीर वैसे भी चिढ़ा हुआ था, लेकिन जहांगीर देख रहा था कि लड़ने दो ना इनको आपस में। जहांगीर ये तय करना चाहता था कि किसका सपोर्ट करे, ब्रिटिशर्स का करें या पोर्तुगीज का करें। ठीक है, सब अपनी अपनी जगह सब स्मार्ट होते हैं। दूसरी बात, ये पोर्तुगीज क्या थोड़े से लुटेरे टाइप के लोग थे, जो मुगलों के जहाज को भी लूट लेते थे। एक जहांगीर की माँ का जहाज था, उसको लूट लिया इन्होंने। ठीक है, तो जहांगीर की माँ ने जहांगीर से शिकायत की कि तेरे होते हुए, तो जहांगीर वैसे ही चिढ़ा बैठा था इनसे। ठीक है, और इस लड़ाई में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जीत गए, और ब्रिटिशर्स से जहांगीर इंप्रेस्ड हुआ। अब एक तरफ मुगल, दूसरी तरफ पोर्तुगीज। अब जहांगीर को पता चल गया कि किसको पनपाना है, किसको पनपाना है, इंग्लिश को पनपाना है, ब्रिटिशर्स को पनपाना है। ठीक है, अब मुगल भी खुल के आगे किसके खिलाफ, पोर्तुगीज के खिलाफ। 1632, मुगलों की सेना है 1,50,000, पुर्तगालियों की सेना है लगभग 900 लोग। 300 तो पुर्तगाली, और 600 वो जो उन्होंने पैदा किए थे, क्रिश्चियन बनाए थे। ठीक है, लगभग 3 महीने ये बैटल चली। चल सकती है क्या? इसका मतलब बहादुर तो थे पोर्तुगीज। 1.5 लाख की आर्मी को 900 लोग 3 महीने रोके हैं। भले ही हार जाओ, लेकिन जंग जबरदस्त हुई होगी। फाइनली मुगल ही जीतने थे इसमें, मुगल वन। क्लियर है? इस तरह पुर्तगालियों का मामला लगभग लगभग खत्म हो गया। एक पुर्तगाली गवर्नर है जिनका नाम है अल्फांसो डी सूजा। अल्फांसो डी सूजा, उसका एक कोटेशन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो। द पोर्तुगीज एंटर्ड इंडिया, द पोर्तुगीज एंटर्ड इंडिया विद द स्वॉर्ड इन वन हैंड, विद द स्वॉर्ड इन वन हैंड। कि जब पुर्तगाली भारत आए तो उनके एक हाथ में क्या थी, तलवार, एंड द क्रूसीफिक्स इन द अदर। CRUCIFIX, क्रूसीफिक्स। क्रूसीफिक्स किसको बोलते हैं? तो वो ईसाई लोग ऐसा क्रॉस नहीं रखते क्या एक हाथ में, उसको। कि जब इंडिया आए तो उनके एक हाथ में तो क्या थी, तलवार, और दूसरे में क्या थी। उसके बाद सुजा कहता है कि जब इंडिया आए तो उन्होंने बहुत सारा सोना देखा, तो उनकी आंखें चकरा गई। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्रूसीफिक्स को नीचे रखा, कि सोना उठाने के लिए हाथ खाली करना पड़ेगा, और उस सोने को उठाया। लेकिन वो सोना इतना भारी था कि उठा नहीं। फिर उसने तलवार भी साइड में रखी। ठीक है, और अल्टीमेटली उनका डिक्लाइन हो गया। क्लियर है? बात समझ में आई? क्या लिखा आपने? एंड द क्रूसीफिक्स इन अदर हैंड, फाइंडिंग मच गोल्ड they laid aside the crucifix, finding much gold they laid aside the crucifix to fill their pockets, to fill their pockets. Clear है? And not being able to hold, and not being able to hold them up with one hand. अब सोना इतना ज्यादा था कि एक हाथ से आ नहीं रहा था। with one hand they dropped the sword also, उन्होंने तलवार भी नीचे रख दी। ठीक है, being found in this posture, ऐसा पोस्टर कि पुर्तगाली खड़ा है, नीचे इधर क्रॉस पड़ा है, इधर तलवार पड़ी है, दोनों हाथों में सोना है, झुका हुआ है। अब कोई भी बात वाला आएगा, वो आसानी से हरा देगा इसको। ठीक है ना, क्योंकि ना तो इसके पास धर्म है, ना धन। ठीक है, ना ताकत। तो बीइंग फाउंड इन दिस पोस्चर बाय दोज हु केम आफ्टर, बाय दोज हु केम आफ्टर, दे वर इजीली ओवरकम, दे वर इजीली ओवरकम। और ये किसका स्टेटमेंट है? अल्फांसो डिसूजा। ये 1542 से लेके 45 तक गवर्नर था। क्लियर है? इसके बाद पोर्तुगीज की ताकत लगभग खत्म सी हो गई। हाँ, ये गोवा के अंदर सिमटे रहे, और गोवा में इनको 1961 में निकाला गया। ये थी कहानी पोर्तुगीज की। 10 मिनट का ब्रेक है,
उसके बाद में बात करेंगे डचों की, ठीक है, फिर बात करेंगे ब्रिटिश की, फिर बात करेंगे फ्रेंच की। अब मेरे ख्याल से आपको कनेक्ट जरूर हुआ होगा पूरी कहानी, वरना आप सीधा